गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया, जिसमें आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स और टू वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा। बच्चों, आज मैं आपको वेक्टर का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। वेक्टर्स को कैसे ज्योमेट्री में और फिजिक्स में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। और एप्लीकेशन के बाद ही आपको समझ आएगा कि वेक्टर आपको आखिर पढ़ाया क्यों जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो आप कंसंट्रेट करना, फोकस रहना, सीरियस रहना और आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखिए फिर एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। आपको ये टॉपिक मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी ज़ीरो। According to the polygon law, resultant of three vectors A, B and C is suppose equal to vector R. Then you will write resultant vector R equals A plus B plus C. बच्चों, पॉलीगॉन लॉ से इसको डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। सपोज आपकी क्वेश्चन में वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है और वेक्टर सी गिवन है। इनको सम करने के लिए कैसे डायग्राम बनाती हो। वेक्टर ए को पहले ड्रा करते हो और वेक्टर ए का जो टर्मिनल है उस पर बी का इनिशियल पुट करते हो, फिर बी को ड्रा करते हो, फिर बी के टर्मिनल पे सी का इनिशियल पुट करते हो और सी को ड्रा करते हो, फिर इनिशियल ऑफ ए एंड टर्मिनल ऑफ सी स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, फिर लास्ट वेक्टर के टर्मिनल के पास एक टर्मिनल मार्क करते हो। तो ये जो ग्रीन कलर का वेक्टर है इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा, ओरिएंटेशन इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन मैंने कंडीशन क्या लिखा है, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी ज़ीरो। हम लोग इसको जीरो करना चाहते हैं, इंटेंशन है रिजल्टेंट को जीरो करने का। तो इसको जीरो होने का मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका लेंथ जीरो होना चाहिए। और लेंथ जीरो कब होगा, जब सी का टर्मिनल और ए का इनिशियल कोइंसाइड करा दोगे तो इसका लेंथ जीरो हो जाएगा। तार को जीरो होने के लिए सी का टर्मिनल और ए का इनिशियल कोइंसाइड कराना पड़ेगा। तो देखो मैं कोइंसाइड कराता हूँ। इस डायग्राम में मैंने सी का टर्मिनल और ए का इनिशियल कोइंसाइड करा दिया, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ज़ीरो। बच्चों, मैंने सिंबल बदल डाला, वेक्टर ए को स्मॉल ए से लिखा, बी को स्मॉल बी से लिखा, सी को स्मॉल सी से लिखा और ये ट्रायंगल मैंने कंप्लीट कर दिया। तो जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया, सो अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट तीनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, जीरो। इससे ये पता चलता है कि किसी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपको जीरो चाहिए तो वो तीनों मिलकर एक क्लोज ट्रायंगल फॉर्म करें, टेकन इन द सेम ऑर्डर। टेकन इन द सेम ऑर्डर का मतलब ये हुआ बच्चों, इनका जो एरो है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए या तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। फिलहाल जो गिवन वेक्टर थे उसके हिसाब से ये जो एरो मिलकर बनाएंगे वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनाएंगे। देखो, वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ए का टर्मिनल और बी का इनिशियल कोइंसाइड होना चाहिए, बी का टर्मिनल सी का इनिशियल कोइंसाइड होना चाहिए। और ट्रायंगल जब बना देते हो तो सी का टर्मिनल और ए का इनिशियल भी कोइंसाइड होना ही चाहिए। तो ये तीनों एरो मिल के एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं टेकन इन द सेम ऑर्डर। इफ थ्री वेक्टर्स कंप्लीट अ ट्रायंगल देन देयर रिजल्टेंट बिकम्स जीरो। बच्चों, इसमें ट्रायंगल की हाइट मैटर नहीं करती। अगर मैं इस हाइट को घटाते जाऊं, मान लो इस ट्रायंगल की हाइट घटा दिया, कुछ इतना बड़ा दिखा दूं,
तब भी ये थ्योरी मानी जाएगी, तब भी तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। इस ट्रायंगल की हाइट थोड़ी और कम कर दूँ, इतना कर दूँ, तब भी तीनों का रिजल्टेंट 0 माना जाएगा। और इसकी हाइट घटाते 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 टेंस टू 0 कर दो, आई मीन ऑलमोस्ट 0 कर दो, ये ट्रायंगल बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये जो बी वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड था वो ए के ऊपर लाई करेगा, जो सी वेक्टर इंक्लाइंड था वो भी ए के ऊपर इस तरह से लाई करेगा। बट हाउएवर ए का टर्मिनल और बी का इनिशियल अभी भी कोइंसाइड हो रहा है, बी का टर्मिनल और सी का इनिशियल अभी भी कोइंसाइड हो रहा है, सी का टर्मिनल और ए का इनिशियल अभी भी कोइंसाइड हो रहा है। हाइट भले से 0 हो गया लेकिन थ्योरी काम करेगी, इन तीनों का रिजल्टेंट अभी भी क्या मानोगे, 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर ये तीनों वेक्टर कोलिनियर हैं तब भी इस मेथड से उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, और तीनों अगर कोप्लेनर है आई मीन नॉन जीरो है तब भी उनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, प्रोवाइडेड वो एक ट्रायंगल फॉर्म करें। ज्योमेट्री में ट्रायंगल फॉर्मेशन की थ्योरी पढ़ाई जाती है। वी कैन एस्टैब्लिश द ज्योमेट्रिकल रिलेशन। किसी ट्रायंगल को फॉर्म होने के लिए बच्चों आपने थ्योरी क्या पढ़ी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स आई मीन बी प्लस सी शुड बी ग्रेटर दैन थर्ड साइड। बच्चों इस पे एरो नहीं लगा है, मतलब ये वेक्टर बी का लेंथ है, ये वेक्टर सी का लेंथ है और ये वेक्टर ए का लेंथ है। इसको आप ज्योमेट्रिक लैंग्वेज में कहोगे सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर दैन द रिमेनिंग थर्ड साइड। दिस इज एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन एक थ्योरी बच्चों और पढ़ते हो ट्रायंगल फॉर्मेशन की, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स, यानी कि बी और सी के बीच का जो पॉजिटिव डिफरेंस होगा, मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, दैट शुड बी लेस देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। दो साइड का जो पॉजिटिव डिफरेंस होता है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, या दो साइड का जो सम होना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। बच्चों ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में दोनों थ्योरी काम आती है, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन बच्चों अभी ऊपर मैंने समझाया कि अगर ट्रायंगल की हाइट इसमें 0 है तब भी इन तीनों का रिजल्टेंट 0 ही माना जाएगा। अगर ट्रायंगल फ्लैट हो गया, तीनों वेक्टर कोलिनियर हो गए इन दिस वे, तब भी इनका रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन इसमें फिर कंडीशन क्या डेवलप होगी कि लेंथ ऑफ बी प्लस लेंथ ऑफ सी शोन बाय ग्रीन कलर, बी और सी का लेंथ अगर सम किया जाए so that becomes equal to length of A, I mean B plus C becomes equal to A। बच्चों इन तीनों का रिजल्टेंट तब भी 0 होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। लेकिन इक्वालिटी की कंडीशन कब वैलिड होगी बच्चों, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर, और अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल बनाएंगे तो तीनों का रिजल्टेंट 0 होने के लिए फिर ऐसी कंडीशन होगी। तो मैंने आपको दो कंडीशन ये और तीसरी कंडीशन ये इस्टेब्लिश करके दिखाया फॉर द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी 0। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट we can establish two more cases. C plus A should be greater than B, or positive difference between C minus A should be less than B, और C plus A इक्वल टू B। बच्चों इक्वल का केस कोलिनियर में होगा और इनइक्वालिटी का केस नॉन कोलिनियर में होगा। सिमिलरली वन मोर लाइन या वन मोर कंडीशन हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे, सम ऑफ A प्लस B should be greater than C and positive difference between A and B should be less than C, or sum of A plus B equal to C in case of collinearity। नॉन कोलिनियर होंगे तो ये दो कंडीशन वैलिड होगी, कोलिनियर होंगे तो ये कंडीशन वैलिड होगी।
तो कुल मिलाकर मैंने आपको 3 लाइन के 3 कंडीशन बना कर दिया। अगर ये तीनों लाइन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आई मीन दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन and this was your second condition and this was your third condition, अगर ये तीनों लाइन सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स 0 माना जाएगा। लर्न कर लो इसको बाय कंबाइनिंग ऑल 3 केसेस टुगेदर। ये सारे केस को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो फॉर द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स टू बी 0, इन जनरल हम लोग रिलेशन ऐसे लिखेंगे, b plus c greater or equal to a and positive difference between b and c less or equal to a। बच्चों कंबाइन करके लिखा गया है। कोलिनियर होने के केस में इक्वलिटी यूज होगा, नॉन कोलिनियर होने की केस में ग्रेटर इक्वल यूज होगा, और यहाँ पे कोलिनियर होने की केस में इक्वल यूज होगा, नॉन कोलिनियर में लेस का सिंबल यूज होगा। एंड साइमल्टेनियसली c plus a should be greater or equal to b and positive difference between c and d should be less or equal to b। Simultaneously third line must also satisfy, मतलब ये तीनों लाइन एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए तभी जाकर तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। a plus b greater or equal to c and positive difference between a and b less or equal to c। बच्चों ये तीनों लाइन एक साथ सेटिस्फाई होगा तभी तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 माना जाएगा। ये बहुत पॉपुलर है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कैसे यूज होगा। देन वी हैव वन मोर कंडीशन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ 4 वेक्टर्स टू बी 0। So according to the polygon law, the resultant vector are equals a plus b plus c plus d। Now suppose these are 4 vectors and they are given to us in magnitude and direction. We have to find out their resultant using polygon law। Suppose तुम्हारे क्वेश्चन में वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। मुझे पॉलीगॉन लॉ यूज करना है। कैसे करोगे? पुट इनिशियल ऑफ बी at the terminal of A, then put initial of C at the terminal of B, put initial of D at the terminal of C, then finally you join initial of A to the terminal of D। इनको ऐसे ज्वाइन करो और D के टर्मिनल के पास R में एक टर्मिनल बना दो। So as per established theory, according to polygon law, this green colored vector will give you resultant of A, B, C and D, and you will say R equals A plus B plus C plus D। अब मुझे करना क्या है? रिजल्टेंट को 0 करना है, रिजल्टेंट को 0 करना है। बच्चों ये 0 कब होगा? जब इसका लेंथ 0 होगा। और लेंथ 0 कैसे होगा? जब D का टर्मिनल और A का इनिशियल कोइंसाइड होगा। तो आप इन दोनों को कोइंसाइड करा दो और रिजल्टेंट को 0 कर दो। देखो मैंने यहाँ पे किया है, टर्मिनल ऑफ D कोइंसाइड्स विथ इनिशियल ऑफ A, तो R की वैल्यू 0 हो गई। बच्चों ये क्या बना है? ये चारों वेक्टर मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इट मीन्स व्हाट? अच्छा, इनका जो एरो है वो चारों का सेंस एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा। टेकन इन द सेम ऑर्डर, if 4 vectors form a quadrilateral, then their resultant becomes 0। अच्छा बच्चों, पिछली बार की तरह इनका हाइट मैटर नहीं करेगा। हम लोग क्वाड्रिलेटरल की हाइट घटाते चले जाएं, तब भी चारों का रिजल्टेंट 0 माना जाएगा।
मालूम है इसकी हाइट घटा दिया, ये इतना कर दिया, तब भी चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। थोड़ा और घटा दो, ऐसे ऐसे, तब भी चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। बच्चों इस क्वाड्रिलेटरल की हाइट बिल्कुल जीरो कर दो, तब भी चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ए का टर्मिनल बी का इनिशियल यहाँ पे जैसे मिल रहे थे अभी भी मिल रहे हैं, बी का टर्मिनल सी का इनिशियल यहाँ अभी भी मिल रहे हैं, सी का टर्मिनल डी का इनिशियल अभी भी यहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, बी का टर्मिनल और ए का इनिशियल अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं। इन चारों का रिजल्टेंट जीरो माना जाएगा। तो जब चारों कोलिनियर होंगे और डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, तब भी इन चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। या चारों टेकन इन द सेम ऑर्डर इफ दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, तब भी उनका रिजल्टेंट जीरो होगा। बच्चों ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन की थ्योरी आपने क्या पढ़ी? ज्योमेट्री में कुछ ऐसे पढ़े हो, सम ऑफ एनी थ्री साइड्स। बच्चों इस पे एरो नहीं है, ये लेंथ का मैग्नीट्यूड है, तीनों साइड के लेंथ का मैग्नीट्यूड सम करो। दैट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट? द रिमेनिंग फोर्थ साइड। फोर्थ साइड से अगर इन तीनों का सम ग्रेटर है, दिस इज कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सेटिस्फाई होना चाहिए। और अगर चारों कोलिनियर हैं, क्वाड्रिलेटरल फ्लैट हो गया, तीनों का सम बी प्लस सी प्लस डी सोन बाय ग्रीन कलर, इन तीनों वेक्टर का सम आई मीन लेंथ का सम, दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब भी इन चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तीन और कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। ये जो डायग्राम बना था उस डायग्राम को चेंज कर करके तीन और कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे जो कि ज्योमेट्री में पढ़ाई जाती है। सी प्लस डी प्लस ए शुड बी ग्रेटर दैन बी, और इन केस ऑफ कोलिनियरिटी सी प्लस डी प्लस ए इक्वल टू बी, डी प्लस ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर दैन सी, और डी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू सी। इक्वल यूज करोगे इन केस ऑफ कोलिनियरिटी और ग्रेटर यूज करोगे इन केस ऑफ कोप्लेनरिटी एंड नॉन कोलिनियरिटी। So this is our fourth essential condition for the formation of quadrilateral. A plus B plus C should be greater than D, or A plus B plus C equal to D. Now by combining all four cases together, इन चारों केसेस को अगर कंबाइन कर दिया जाए, then we can summarize for the resultant of four vectors to be zero. These are four lines condition. B plus C plus D should be greater or equal to A. C plus D plus A should be greater or equal to B. D plus A plus B should be greater or equal to C. And A plus B plus C should be greater or equal to D. बच्चों ये चारों लाइन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी, तभी क्वाड्रिलेटरल बनेगा और तभी इन चारों का रिजल्टेंट जीरो होगा। किसी किसी क्वेश्चन में माना कि दो लाइन सेटिस्फाई हो गई और दो लाइन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा नहीं, फिर चारों का रिजल्टेंट जीरो नहीं माना जाएगा। इसको सेटिस्फाई होने के लिए ये फोर लाइंस की कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी ज़रूरी होती है। याद रखना, भूलना नहीं, न्यूमेरिकल में यूज करूँगा। Then your next topic, component of a given vector
इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं डेरिवेशन दूंगा, जरा ठीक से समझना। डेरिवेशन के बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सपोज इन क्वेश्चन वेक्टर B is given and vector A is also given, shown by green color। वेक्टर A given है, वेक्टर B given है। पूछा क्या है, थीटा भी गिवन है। या तो इनको आई कैप जे कैप के कैप में दिया है, इसको भी आई कैप जे कैप के कैप में दिया है। अगर दिया है तो इसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि यू शुड फाइंड टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर बी, वन कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अनदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू ए। सिर्फ दो ही कंपोनेंट निकालने हैं, वो भी ऑर्थोगोनल। एक पैरेलल टू ए निकालना है और एक परपेंडिकुलर टू ए निकालना है। बच्चों में आपको वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ा चुका हूँ। जब किसी वेक्टर के सिर्फ दो ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होते हैं, इसके टर्मिनल से वेक्टर ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये जो फुट है यहाँ पे एक एरो मार्क करो और उसको बी के इनिशियल से ज्वाइन कर दो। सिमिलरली एक परपेंडिकुलर लाइन गाइड लाइन बना दो, shown by डॉटेड परपेंडिकुलर। फिर बी के टर्मिनल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ पे एरो मार्क करो, इसको इनिशियल आप बी से मिला दो। सो shown by रेड कलर, दिस इज बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, and shown by red color, this is B parallel component। What is meaning of B parallel? I mean this is component of vector B parallel to vector A। What is meaning of this? This is component of B vector perpendicular to that of A। इसको A पर परपेंडिकुलर मानोगे इसलिए ये सिंबल यूज करे हो, और इसको पैरेलल टू A मानोगे इसलिए ये वाला सिंबल यूज करे हो। अब इन दोनों को वेक्टर में कैसे प्रेजेंट किया जाएगा ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। इस एंगल को थीटा जूम कर लो। बच्चों वेक्टर ए के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करो एन कैप। इमेजिन करो कि दिस इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो अगर वेक्टर ए गिवन है तो एन कैप निकालोगे कैसे, उसके लिए यूनिट वेक्टर की थ्योरी पढ़े हो। देखो सबसे पहले मैं ये बता दूं, एज पर कंस्ट्रक्शन इन दोनों को कंपोनेंट माना गया। दीज आर टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी। अगर ये दोनों कंपोनेंट हैं तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बी को माना जाएगा। ये आप पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हो। अगर ये कंपोनेंट हुए तो ये वेक्टर उनका रिजल्टेंट हुआ। अब देखो पिछले एपिसोड्स में ये मैं बहुत फोर्सिबली बताया था, इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत मुझे बार बार पड़ेगी। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, फिर उसी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। ये बेसिक मेथड होता है फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ये मैंने पढ़ाया आपको। सिमिलरली अगर मैं वेक्टर बी पैरेलल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, फिर इसी के डायरेक्शन में किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये जो ऊपर डायग्राम बना है इसमें जो एन कैप यूनिट वेक्टर है वो पैरेलल टू ए भी है और पैरेलल टू बी पैरेलल वेक्टर भी है। वो इसके भी पैरेलल है
और इसके भी पैरेलल है, ये दोनों के पैरेलल है। 10 कैप को मैं यूज करने जा रहा हूँ। कैसे करूँगा? B parallel vector can be expressed modulus of B parallel into n cap because n cap is parallel to this given vector। बच्चों B parallel का मैग्नीट्यूड सिखा चुका हूँ। मैंने आपको पिछले एपिसोड में वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाया। तो जब दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट निकालने होंगे तो जो कंपोनेंट थीटा एंगल पे होता है वो कॉस में लिखा जाता है। इट शुड बी मॉड बी कॉस थीटा। ये हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, सिखा चुका हूँ। सो मॉडुलस ऑफ बी पैरेलल रिटन एज मॉड बी कॉस थीटा। और इन कैप को निकालने के लिए वी कैन राइट होल ऑफ द वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है कि गिवन वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। नाउ दिस रेशियो गिव्स यू यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। 10 कैप को मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करो। इस ब्रैकेट के अंदर मॉड ए से मल्टीप्लाई करो और यहाँ मॉड ए से डिवाइड करो, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा आएगा। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट ए बी कॉस थीटा इज नथिंग बट equal to a dot b. Now you put here a dot b multiplied by vector a upon mod a square। बच्चों b पैरेलल वेक्टर का ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये दोनों आपको कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होंगे तो उनका डॉट ले लेना, फिर स्क्वायर इट इज यहाँ पे रख देना, फिर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर नीचे लिख देना, सिंप्लीफाई कर लेना। दैट विल गिव यू व्हाट? बी पैरेलल कंपोनेंट। और बी परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लेना। ये तो गिवन ही है और ये तुमने डिराइव कर ही लिया है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो बी परपेंडिकुलर आ जाएगा। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? यहाँ से लिख रहा हूँ। सिंस दे आर कंपोनेंट्स सो बाय एडिंग देम वी विल गेट रिजल्टेंट। जब तुम्हें ये चाहिए होगा तो इसको इधर ला के ट्रांसफ़र करोगे, डिफरेंस लोगे। वही काम मैंने किया बच्चों, डिफरेंस ले लोगे तो ये अपने आप मिल जाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो मैंने आपको डिटेल में बताया। देन योर नेक्स्ट टॉपिक इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन होता है देखो। इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया हुआ। आई कैप पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स, जे कैप पैरेलल टू वाई, के कैप पैरेलल टू पॉजिटिव जेड। और स्पेस में यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट पी है, उसके 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। बच्चों ये स्पेस में है, ये जो पॉइंट पी है वो ना तो एक्स वाई में है ना ही वाई जेड प्लेन में है और ना ही जेड एक्स प्लेन में है, ये हवा में है। इस पॉइंट पी को ओरिजिन से मिला दो, पी पे एरो बना दो, इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय आर वेक्टर फॉर द पॉइंट पी whose coordinates are x y z। अब इसको लेते हुए इस तरह से एक क्यूब कंप्लीट करो या क्यूबाइड कंप्लीट करो, क्यूबाइड का वो ज़्यादा बेटर होगा। ऐसे क्यूबाइड बना दो और इसको 3D में रियलाइज़ करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रियलाइज़ करा रहा हूँ। बच्चों ये जो प्लेन दिखाए हो
Obviously this plane should be parallel to what? XZ plane. Similarly this one made at the bottom, this is directly situated in XZ plane. Then come to this plane is parallel to XY plane, and on the back side this plane is directly situated in XY plane. Similarly you can say about this given plane is parallel to YZ plane. Similarly this one, निगाहें मत हटाना, this one directly situated in YZ plane. ये तुमने परसीव किया होगा, और अगर परसीव किया होगा तो तुम समझ पा रहे हो कि ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए. सोचो, यानी कि यहाँ से अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो यहीं पे आके मिलेगा. 90 दिखता नहीं होगा, बट तुम 3D में परसीव करो, इस प्लेन में बनी हुई कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी. इसको यहाँ से मिला दो, ये जो डायगोनल होगा वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर जरूर होगा. फिर टर्मिनल बना दो, ओरिजिन से मिला दो, देन यू कैन से दिस इज x component of vector r. Is it? Similarly बच्चों, ये जो टॉप प्लेन है ये y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए. आई मीन इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए कि नहीं. तो ये जो पॉइंट P है यहाँ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो. ये जो डायगोनल होगा वो डेफिनेटली y एक्सिस पे 90 बनाएगा. अगर y पे 90 बनाएगा तो यहाँ टर्मिनल बना दो, ओरिजिन से ज्वाइन करो, देन यू मस्ट से दिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r. ड्यू टू सेम रीजन बच्चों, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं, सो दिस प्लेन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. इमेजिन करो ये जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर होएगा, तो अगर पॉइंट P से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, एक डायगोनल बना दूं, तो डायगोनल भी जेड एक्सिस पे 90 बनाएगा. अगर ये जेड एक्सिस पे 90 बनाएगा तो यहाँ एरो बना के ओरिजिन से मिलाओगे तो ये वेक्टर आर का जेड कंपोनेंट होगा. और अगर इस पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आई मीन एक्स वाई जेड, तो तुम कोऑर्डिनेट पहचाना सीखे हो तो डेफिनेटली इसका लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका लेंथ वाई कोऑर्डिनेट होगा, और इसका लेंथ जेड कोऑर्डिनेट होगा. इज इट? तो फिर वेक्टर आर को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखा जाए? कुछ ऐसे लिखा जाए, instantaneous position vector of the point P, that is vector R, it should be resultant of 3 components. पिछले एपिसोड में आपने ये थ्योरी पढ़ी है. इन तीनों ऑर्थोगोनल कंपोनेंट का ये रिजल्टेंट माना जाएगा. So it should be Rx vector plus Ry vector plus Rz vector. मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है कि Rx का मैग्नीट्यूड x होगा, इसका डायरेक्शन आई कैप के पैरेलल होगा, इसका डायरेक्शन आई कैप के पैरेलल होगा.
तो इसके मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाएगा। ये मैं बेसिक आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और आर वाई का मैग्नीट्यूड वाई कोऑर्डिनेट होगा। फिर इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होगा। सो वाई इंटू जे कैप से आर वाई रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली आर जेड, पहले इसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर के कैप से मल्टीप्लाई करो। तीनों को ऐसे लिख सकते हो। फिर पिछले एपिसोड में पढ़ाया गया कि 3 डायमेंशनल वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। सो मॉडुलस ऑफ दिस आर विदाउट एरो कैन बी रिटेन एज अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करो, उसको सम करो, फिर रूट ले लो, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। ये डेरिवेशन में आपको पढ़ा चुका हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे पुराने लेक्चर्स वेक्टर अलजेब्रा का ज़रूर देखें, सीक्वेंस में देखें, तभी से फ़ायदा होगा। और छोड़ छोड़ के देखेंगे तो उनको बात समझ नहीं आएगी। तो वेक्टर अलजेब्रा 1 वहाँ से वीडियो देखना शुरू करो, फिर 4, 5, 6 पैसे चलते चले जाओ। सीक्वेंस में देखोगे तभी बात समझ में आएगी। फिर मैंने आपको पिछले एपिसोड में 3 डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाए कि ये जो वेक्टर है स्पेटियल वेक्टर, I mean R vector, this is making angle alpha with the positive x, angle beta with the positive y, angle gamma with the positive z। मान लो 3 एंगल बनाएगा, इन तीनों का जो कोसाइन होता है वही होता है डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने एक फार्मूला दिया था डिराइव करके, वो फार्मूला यूज करो। कॉस एल्फा को एल सिंबल से डिनोट करती हो। तो फार्मूला था x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो वेक्टर r का जो x कंपोनेंट हुआ वो x हुआ, डिवाइडेड बाय वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, सो x बाय r इज cos alpha। Similarly cos beta is small in, it should be y component upon modulus of r। Then we have cos gamma denoted by n, z component upon modulus of r। बच्चों ये 3 डायरेक्शन कोसाइंस हो गए और ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। फिर एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करो और तीनों को सम करो तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। आएगा बच्चों? पुट द वैल्यू ऑफ x देन दैट ऑफ m देन दैट ऑफ n, आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अब न्यूमरेटर में जो बचा है उसको सम करो। तो बच्चों जो भी न्यूमरेटर में आएगा वो यहाँ स्क्वायर करने से रूट गायब हो जाएगा और इन तीनों का सम आर स्क्वायर आएगा। तो न्यूमरेटर भी आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर भी आर स्क्वायर, कैंसिल हो के क्या आएगा? इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया। सो दिस वाज अबाउट इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। The next quantity is big displacement vector। अब इसको यूनिट वेक्टर में कैसे लिखते हैं ये सिखाना होगा। In the shown diagram we are given 2 points, point 1 whose coordinates are x1 y1 z1, point 2 coordinates are x2 y2 z2। So if you join together, so this blue color vector will give you what? Instantaneous position vector r1, this will give you instantaneous position vector r2,
बच्चों इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो और फाइनल के पास एरो बनाते हो, shown by red color, this vector gives you big displacement denoted by delta r vector. मैंने आपको वेक्टर डिफरेंस की थ्योरी पढ़ाई थी। ये जो डेल्टा आर होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। पिछले एपिसोड में सिखाया हूँ कि इसकी वैल्यू कहलाएगी R2 माइनस R1। वेक्टर डिफरेंस ऐसे ही हम लोग निकालते थे, रिवीजन कर लेना। ये हो गया R2 माइनस R1। बच्चों R2 को यूनिट वेक्टर में कैसे लिखा जाएगा? x टू आई कैप प्लस y टू जे कैप प्लस जे टू के कैप। ये हो गया तुम्हारा R2। देन पुट नेगेटिव, फिर R1 को ऐसे लिखोगे। ये सब आपको सिखा दिया हूँ, आज ही सिखाया हूँ। फिर आई कैप कॉमन ले लो, दैट शुड बी x2 माइनस x1। जे कैप कॉमन ले लो, y2 माइनस y1। के कैप कॉमन ले लो, z2 माइनस z1। इनके न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर डालो, दैट विल गिव यू व्हाट? बिग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा है। तो बच्चों ये जो थ्योरेटिकल एप्लीकेशन था वो मैंने आपको सिखाया। अब इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाऊंगा सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि कंपटीशंस में न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। सो नाउ दिस इज न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, beginning with this one. Which of the sets given below may represent the magnitudes of three vectors adding to 0? We are given four options. बच्चों इसको थारो रिवीजन के लिए आपको मेरी बुक परचेज करनी चाहिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, जस्ट रिक्वेस्ट है कि वीडियो से रिवीजन काफ़ी टाइम लेता है और बुक से रिवीजन फास्ट होता है। लिंक मैं कई बार शेयर कर रहा हूँ, आप ऑर्डर करके इस बुक को मंगा सकते हो, तो आपको थारो रिवीजन करना आसान हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन में कहा गया कि इन चारों में से किस सेट का रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा? यानी कि ये तीन वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हैं। दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ थ्री गिवन वेक्टर्स। तो किसका रिजल्टेंट 0 होगा ये आपको बताना है। बच्चों ये क्या होता है ना कि ऑप्शन टू ऑप्शन ट्राई करना पड़ता है। थ्योरी तो मैंने आज ही पढ़ाई है कि फॉर द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू बी 0, बी प्लस सी ग्रेटर आर इक्वल टू ए एंड तीनों लाइन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर एक भी लाइन डिस्टर्ब हुई तो फिर रिजल्टेंट 0 नहीं होएगा। सी प्लस ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, ए प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू सी। बच्चों ये तीन लाइन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए से शुरू करो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो। यहाँ वैल्यू रखो, बी प्लस सी बच्चों यहाँ पे जो मैंने माना है वो थोड़ा उल्टा मान लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वन को बी मानो और इसको सी मानो, उससे थ्योरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। और इसको ए मानो, ऐसा मान लो। फिर बी प्लस सी दैट इज़ 1 प्लस 4 ग्रेटर आर इक्वल टू 8। तुम्हें पता है कि इसका सम 5 हुआ और वो ना तो ग्रेटर होगा और ना ही इक्वल टू 8 होगा। तो पहली लाइन तो सेटिस्फाइड नहीं हुई बच्चों, नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने बोला है कि तीनों लाइन सेटिस्फाई होने पर रिजल्टेंट 0 होगा और एक भी लाइन डिस्टर्ब हो गई तो ये रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। ये तो सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम डायरेक्ट इसको छोड़ दो, ये आंसर नहीं होगा। फिर भी थोड़ा आगे बढ़ के देख लो,
C plus A greater or equal to B, I mean 4 plus 8 greater or equal to 1। बच्चों ये तो सेटिस्फाई हो गया। I mean 12 की वैल्यू 1 से ग्रेटर तो कम से कम होगा। सिमिलरली थर्ड लाइन सेटिस्फाई कराओ। 8 plus 1 ग्रेटर और इक्वल टू 4। बच्चों ये भी सेटिस्फाई हुआ। तो मेथड यही होगा कि तीनों लाइन सेटिस्फाई करवाना होगा, और एक भी लाइन अगर डिससेटिस्फाई हो गई तो कहते हैं कि इन तीनों का रिजल्टेंट 0 कभी नहीं होगा। सो ऑप्शन इज रॉन्ग। देन कम टू दिस ABC अपनी मर्जी से मान लेना। इसमें से A, B और C अपनी मर्जी से मान लेना। मैं किसी दो का पेयर बना के दिखाता हूँ। 4 plus 1 greater or equal to 1 satisfied। 1 plus 1 greater or equal to 4 no, not satisfied। 1 plus 4 greater or equal to 1 satisfied। बच्चों एक लाइन डिस्टर्ब हो गई तो भी रॉन्ग मानोगे। अब C पर आओ। ABC अपनी मर्जी से तीनों में से किसी को मान लो। C पर आ जाओ। Then try for option C। 1 plus 2 greater or equal to 1 yes। 2 plus 1 greater or equal to 1 yes। 1 plus 1 greater or equal to 2 yes। बच्चों कम से कम 2 की वैल्यू ग्रेटर नहीं होती, मगर इक्वल टू 2 तो ज़रूरी होती है। इक्वल वाला तो सेटिस्फाई हुआ ना, इसको भी सेटिस्फाइड ही मानेंगे। और जब तीनों लाइन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसको राइट ऑप्शन माना जाता है। देन C इज योर राइट ऑप्शन। देन ट्राई फॉर D। देखो D ऑप्शन में क्या दिया है, 4 1 2 दिया है। अपनी मर्जी से ABC डिफाइन कर लो। दो का पेयर बना के कंपेयर करना शुरू करो। इनको याद रखना। देखो करता हूँ। 4 plus 1 greater or equal to 2 yes। 1 plus 2 greater or equal to 4 no। बच्चों ये 3 हुआ, वो 4 से ना तो ग्रेटर होगा और ना ही इक्वल होगा। सो नॉट सेटिस्फाइड, बट दिस वन इज सेटिस्फाइड। बच्चों एक लाइन डिस्टर्ब हो गई तो आंसर नहीं होगा, इग्नोर इट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कल ले जाओगे, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हर ऑप्शन को अलग अलग चेक कर लो। जब तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो तुम बिना कुछ किए यहीं से मुँहज़बानी ट्राई कर सकते हो और मुँहज़बानी आंसर दे सकते हो। इतना तुमको करके देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो टीचर हूँ ना, टीचर हूँ तो मैं तुमको मेथड सिखा रहा हूँ, तो हर लाइन लिख लिख के दिखा रहा हूँ। लेकिन जब तुम्हारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी तो तुम बिना लिखे मुँहज़बानी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही होगा। लेकिन अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं तो लिख के दिखाऊंगा ना। बच्चों अगला एग्जाम्पल है आपका। इफ A1 cap and A2 cap are two non-collinear unit vectors, and if modulus of A1 cap plus A2 cap equal to under root 2, then the value of A1 minus 4A2 dot A1 minus A2 is। बच्चों इनको नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर माना है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और नॉन कोलिनियर का मतलब ये आपस में पैरेलल नहीं होंगे, ना ही पैरेलल होंगे ना ही एंटी पैरेलल होंगे। तो इनके बीच का थीटा ना तो 0 होगा ना ही 180 होगा। 0 180 के अलावा कुछ और होगा, ये इसका मतलब हुआ। और यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 ज़रूर होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मॉड √2 दिया है और इसकी वैल्यू पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डरना मत, ये कंपटीशंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन स्कूल वाले भी पूछते हैं, स्कूल में भी फायदा होगा।
बच्चों ये जो रिजल्टेंट दिया है मैं दोनों तरफ का स्क्वायर किया। तुमको पिछले एपिसोड में थ्योरी पढ़ाया, अगर ये पूरा का पूरा वेक्टर ए है कैपिटल ए, तो मॉड ए का स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए था। रिवीजन कर लेना, पढ़ा चुका हूँ। अगर ये पूरा का पूरा वेक्टर ए है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए होगा। इसको मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की थ्योरी लगा दी और इसका स्क्वायर यहाँ 2 लिख डाला, इक्वल कर दिया। फिर सिखाया हूँ कि जो डॉट होता है वो अलजेब्रा की तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहले लिखोगे a1 डॉट a1, फिर लिखोगे a1 डॉट a2, देखो लिख रहा हूँ यहाँ, फिर a2 से मल्टीप्लाई करो a2 डॉट a1, फिर लिखो a2 डॉट a2, देखो लिख दिया हो, इक्वल टू 2। देखो अब तुम्हारी थ्योरी में इसको यूनिट वेक्टर कहा गया। अच्छा ये सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का डॉट का थ्योरी क्या पढ़े हो, उसमें से किसी एक के मॉड का स्क्वायर होता है। आमीन इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, होगी मॉड a1 स्क्वायर, और मॉड a1 तो 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, लिख डालो। पिछले एपिसोड में पढ़ाया हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या, ये ऑर्डर चेंज कर सकती हो, a1 को यहाँ लिख दो और a2 को यहाँ लिख दो, तो ये भी हो जाएगा a1 डॉट a2 प्लस a1 डॉट a2, दैट इज व्हाट 2 टाइम्स a1 डॉट a2, देन a2 डॉट a2, it should be mod a2 square, and mod a2 square is 1 and equal to 2, so 1 plus 1 is 2, 2 को यहाँ ले आके ट्रांसफर करो, तो 2 को इधर ला के ट्रांसफर करोगे तो मिलेगा 0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्वाइस a1 डॉट a2 की वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब a1 डॉट a2 क्या आएगा 0। गॉट इट, इसकी मुझे ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। इसको लिख डालो इक्वेशन नंबर 1, लिख कर छोड़ो, जो पूछा उसको रिपीट करो। इस डॉट को इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करा दो अलजेब्रा की तरह। दिस वुड बी a1 डॉट a1, देन माइनस a1 डॉट a2, देखो माइनस 4a2 डॉट a1 यहाँ पे लिखो, फिर प्लस 4a2 डॉट a2 यहाँ पे लिखो। अब उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता है सो प्यारे बच्चों, a1 डॉट a1 हाउ मच 1, a1 डॉट a2 वी हैव डन इट 0 0, 4 into a2 dot a2, so a2 dot a2 is 1, that should be 4 into 1, done, done. Then you have 1 plus 4 equal to 5, so this is the value of this total। यही पूछा था, इसकी वैल्यू आप कितनी निकाले हो 5, ऑप्शन डी मैच करा लो। ऑप्शन डी देखो मैच हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ध्यान से एक एक लाइन बहुत प्यार से सीखा है। ये कंपटीशन क्वेश्चन आपको नहीं डराएंगे, लेकिन बड़ा पेशेंस चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। जिन लोगों में पेशेंस नहीं हो तो बुरा मान जाते हैं भाई, वो बड़ा तेज बुरा मानते हैं और वो टीचर को देखना नहीं चाहते, टीचर से नफरत करने लगते हैं। उनको नाचने गाने और मनोरंजन करने वाले टीचर चाहिए होते हैं।
ये नाचने गाने से फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्कूल लेवल का टीचर नहीं हूँ, मैं आपको कंपटीशन लेवल से पढ़ा रहा हूँ। इसमें तो टीचर को भी सीरियस होना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी सीरियस होना पड़ेगा। अब तुम ही देखो ये न्यूमेरिकल कितनी आसानी से हो गया। प्रोसीजर अच्छे से सीखे रहोगे तो ये लग जाएगा। सिमिलरली मेरे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है और आगे भी है। तभी आपको कराने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आप खाली न्यूमेरिकल ही कराना है। तो अगला एपिसोड भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, उसमें ढेरों न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको वेक्टर एप्लीकेशन में काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें और डेरिवेशन सिखाया, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को तो ज़रूर ही अच्छा लगेगा। अच्छा लगा होगा तो थोड़ा रिवीजन कर लेना, और फॉर बेटर बेनिफिट इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लेना, उससे रिवीजन करना तुम्हारा आसान हो जाएगा। और अगर तुम्हें फ़ायदा होता है तो मुंह बंद नहीं रखना, गली मोहल्ले में दूसरे बच्चों को भी बताना कि मेरे पढ़ाने से और मेरी किताब पढ़ने से तुम्हें फ़ायदा होता है। इससे मेरा भला होगा, मेरा बुढ़ापा थोड़ा आराम से कट जाएगा, नहीं तो बहुत परेशानी आ जाएगी। सो प्यारे बच्चों, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ज़रूर करें। कुछ फ़ायदा हो आपको तो थोड़ा पब्लिसिटी भी करें। मैं तो आपको ईमानदारी से पढ़ाता ही रहूँगा, सिखाते रहूँगा। तो इतनी देर तक आप मेरे साथ जो बने रहें, अगर आपने पेशेंस के साथ 56 मिनट से वीडियो आपने वॉच किया है, सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे एंड सी यू अगेन।